इंटरशीथ ग्रेडिंग। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो इंटरशीथ ग्रेडिंग में, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग एक बार रिपीट कर दीजिए। समझ में नहीं आया था कैपेसिटेंस ग्रेडिंग? तो देख लो, एक बार बता देते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करते हैं, जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करते हैं। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो कंडक्टर होता है इसके सराउंडिंग्स में जो इंसुलेशन यूज करते हैं, ये इंसुलेशन कैसा होता है, होमोजीनस इंसुलेटर होता है। ठीक है, होमोजीनस होता है मतलब ये एक समान परमिटिविटी का, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। बट कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करेंगे, तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में जैसे कि ये अपना क्या है, यहाँ पे कंडक्टर है, अब इसके सराउंडिंग में डिफरेंट परमिटिविटी के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग परमिटिविटी के क्या करेंगे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करेंगे। जैसे कि अपन पढ़े थे इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े थे, याद है? तो इसमें पढ़े थे अपन अलग अलग परमिटिविटी के मटेरियल को यूज किए थे, तो उसको क्या बोले थे, कंपोजिट कैपेसिटर बोले थे, है ना, कंपोजिट कैपेसिटर बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब अलग अलग परमिटिविटी के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हर एक पोजीशन पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, कंपोजिट क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल बोल सकते हैं। तो होमोजीनस मटेरियल को किससे रिप्लेस करते हैं, कंपोजिट इंसुलेटिंग मटेरियल से रिप्लेस करते हैं। तो जो अपना ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का डायामीटर क्या माने थे, स्मॉल डी, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, d/2। ठीक है, इसका डायामीटर यहाँ पे मान लेंगे d1, तो इसकी क्या हो जाएगी, d/2। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए d2/2, और एक और लगा देते हैं यहाँ पे लास्ट में, क्या है ये, शीथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल D/2। तो शीथ के लिए क्या लेते हैं, डायामीटर कैपिटल D ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परमिटिविटी है, इसकी परमिटिविटी है मान लीजिए ε1, इसकी परमिटिविटी ε2, इसकी परमिटिविटी ε3। तो परमिटिविटी किसका इंडिकेटर होती है, तो ये इंडिकेटर होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। हायर परमिटिविटी मींस क्या होता है, हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो जिस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी हायर होगी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। सेकंड नंबर पे कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम 2 होगा, फिर ये मैक्सिमम क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो कंडक्टर के ऊपर में इंसुलेशन लगा रहे हैं उस इंसुलेशन की थिकनेस ये है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा, इधर कम होगा, इधर कम होगा। तो यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे उसकी परमिटिविटी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडक्टर के नियरेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल की परमिटिविटी हायर होगी, मींस उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे, ठीक है, परमिटिविटी डिक्रीज होगी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी जो इस प्रकार से है यहाँ पे, इनकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, हायर, लोअर एंड देन लोअर। ठीक है, तो इस तरह से परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम कैसे रहेगा। ठीक है, तो आपको बताया था कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, परमिटिविटी इनटू क्या होना चाहिए, डायामीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इसका डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर कितना है इसका d इंटू क्या होगा एप्सिलॉन 1, तो यहाँ पे d इंटू एप्सिलॉन 1 इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, सेकंड स्ट्रेस यहाँ पे आएगी मैक्सिमम, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा d1, ठीक है, और परमिटिविटी क्या होगी एप्सिलॉन 2, और थर्ड मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे आएगी, तो परमिटिविटी क्या होगी एप्सिलॉन 3 इंटू क्या होगा d2। तो यदि इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे तो वहां पे हमको क्या होगा, यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस प्राप्त होगी। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करते हैं, अलग अलग परमिटिविटी के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करके यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस वहां पे अचीव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में और भी कैलकुलेशन होता है, बट वो सब आपको नहीं पूछेगा, तो इसलिए उसको आपको नहीं बता रहे, है ना, क्योंकि मतलब नहीं है उसको पूछने का। बट ये एग्जाम में एक बार आया था, है ना, ये एग्जाम में एक बार आया था कि ऐसा डायग्राम बना के दे दिया और बोलेगा कि इसमें यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होगी, तो यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कंडीशन को वहां पे सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन देखने वाले थे, और कल लिखाया था मैं, सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का करते हैं। इसके बाद में आज देखने वाले थे इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो यहां पे देखेंगे इंटरशीथ ग्रेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए उसमें इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो इंटरशीथ जैसे कि इसका नाम है वैसे ही यहाँ पे ग्रेडिंग भी करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली अपना ये कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं इंसुलेशन, और इंसुलेशन के ऊपर क्या लगाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से शीट लगा देते हैं, है ना। बट यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन की थिकनेस और इंसुलेशन के ऊपर क्या लगा देते हैं, शीट लगा देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर शीट लगानी है। इंटर शीट यानी कि ये जो आउटर शीट है इसको क्या बोलोगे आप, आउटर शीट है, ये बाहरी शीट है। ठीक है, तो इस आउटर शीट और इस इंसुलेशन के बीच में और क्या लगानी पड़ेंगी अपने को, यहाँ पे शीट लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो कंडक्टर के ऊपर में इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर में यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे एक शीट, फिर इंसुलेशन के ऊपर में क्या लगाएंगे यहाँ पे शीट। तो इस प्रकार से इनको क्या बोलेंगे, जो अंदर में लगाई गई हैं शीट, इनको क्या बोलेंगे, इंटर शीट बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे इंटर शीट 1 एंड इंटर शीट 2। तो इस तरह से इंटर शीट यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, वो भी क्या कंपोजिट होंगे, तो नहीं, वो यहाँ पे कंपोजिट नहीं होंगे। यहाँ पे होमोजीनस इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे। कैसे इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे, होमोजीनस इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल की परमिटिविटी कैसी होगी, सेम। इस पूरे इंसुलेटिंग मटेरियल की परमिटिविटी सेम होगी। ठीक है, सिर्फ हम क्या करेंगे वहां पे जो डिफरेंट थिकनेस के इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज करके शीट लगाएंगे, फिर डिफरेंट थिकनेस को यूज करके फिर शीट लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो ग्रेडिंग करेंगे इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटरशीट ग्रेडिंग। तो इसमें यदि हम देखें यहाँ पे कि कंडक्टर का डायामीटर मान लीजिए स्मॉल डी और रेडियस क्या हो जाएगी स्मॉल डी बाई 2, इंटरशीट 1 क्या हो जाएगा d1 बाई 2, इंटरशीट 2 d2 बाई 2, और आउटर शीट जो है ये कैपिटल डी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इनका क्या होगा यहाँ पे डायामीटर होगा। अब यदि हमको यहाँ पे यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करना है तो उसको हम यहाँ पे कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखे थे
कल या परसों देखे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। हायर पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस क्या होता है, हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। लोअर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, लोअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। तो अपन पढ़े थे कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां पे होता है, कंडक्टर की सरफेस पे। तो कंडक्टर की सरफेस के नियरेस्ट इंसुलेशन पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां पे होता है, शीथ पर। तो शीथ के नियरेस्ट इंसुलेटर पर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होती है, मिनिमम होती है। ये पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने यहाँ पे कल फार्मूला लिखा था, उसकी वैल्यू लिखे थे v, ठीक है, अपन लिखे थे डिस्टेंस और लॉग, ठीक है, d बाई डी, ये लिखे थे वहां पे, याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम क्या चाहिए होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए होगी, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए होगी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस यदि आपको चाहिए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट 1, इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट 2, इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट 3, और इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, है कि नहीं। यदि हमको यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस चाहिए, तो इन सब पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स की जगह एम लिख देते हैं, एम भी तो पता ही है ना, मैक्सिमम का बहुत लंबा दिखता है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए यदि हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप, v, ठीक है, कैपिटल V। अब कहां पे ले रहे हो, इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां का क्या लिखोगे, डिस्टेंस। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2, ठीक है। फिर क्या लिखे थे हम, log e, ठीक है। अब हमको कहां से कहां तक, हम इतना मोटा इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, उसके बाद शीट लगी हुई है, तो ये थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, वो स्ट्रेस इतनी थिकनेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस रेंज में क्या होगा। तो यहां से यहां तक जब देखना है, तो यहां से यहां और यहां, इन दोनों का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, d1 अपॉन क्या लिखेंगे, d, ठीक है। तो इसको लिखेंगे d1 अपॉन क्या लिखेंगे, d, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट पे देखिए, ये सेकंड पॉइंट है। यदि हमको यहाँ पे निकालना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, d1/2, ठीक है। तो ये d1/2 किसकी वैल्यू है, x की, ठीक है। पहले यहां पे था तो हम इसका डिस्टेंस लिए थे, अब यहां पे है तो ये डिस्टेंस लोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो d1/2 होगा, ठीक है। तो d1/2 डिस्टेंस हुआ। अब उसके बाद में log e, अब कहां से कहां तक लेना है हमको, तो हमको इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेकंड है, हम यहां से काउंट कर रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक, है ना, इस रेंज में हम सेकंड मैक्सिमम स्ट्रेस को यहां पे देखेंगे। तो इस रेंज में डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां का डिस्टेंस क्या होगा, d2, और ये क्या होगा, d1। तो क्या लिखेंगे, d2/d1। इसी तरह से v, अब लास्ट थर्ड वन कहां पे है, इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए कितना होगा, d2/2। तो d2/2 log e, ठीक है। अब कहां से कहां तक लेना है, तो यहां पे मैक्सिमम मिलेगा, यहां तक अफेक्ट करेगा, तो ये d हो जाएगा, कैपिटल D, और ये क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। तो कैपिटल D बाई क्या होगा, d2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यदि क्या करते हैं, इन वैल्यूज को इक्वल कर देते हैं, तो सभी पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इक्वल। तो इंसुलेशन जितने भी हैं उन पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरशीथ ग्रेडिंग में यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। लेकिन इंटरशीथ ग्रेडिंग जो होती है,
इसका यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है, इसका यूज बहुत कम करते हैं, जबकि इसमें सबसे यूनिफॉर्म अपने को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अचीव होता है, इसमें यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अचीव होता है, फिर भी हम इसका यूज क्या करते हैं, यहाँ पे कम करते हैं। तो इसका यूज क्यों कम करते हैं, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल पता है कि वो कितना है, V है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमको पता नहीं होता है, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू को हम डिटरमाइन वहां पे नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण प्रॉब्लम आती है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के समय या केबल को बिछाते हैं, लेइंग करते समय जो ये इंटरशीथ होती है, इसके डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरशीथ ग्रेडिंग का यूज कम किया जाता है। किसका सबसे ज्यादा करते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, बट मोर यूनिफॉर्म जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, किसमें अचीव होता है, अपने को इंटरशीथ में होता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। इसको V1, V2, V3 लिखेंगे ना, ये अलग अलग पॉइंट है, इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, V1, इस पे क्या होगा, V2, और इस पे क्या होगा, V3। तो इन पॉइंट पे जो ये पोटेंशियल डिटर्मिनेशन होता है, इसको डिटरमाइन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है इसमें। नोट कर लिए इसको सब। चलिए अब इसमें लिखिएगा, इस मेथड में होमोजीनस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करते हैं। इस मेथड में होमोजीनस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करते हैं और उसे मेटालिक इंटरशीथ की वेरियस लेयर, विभिन्न लेयर, मेटालिक इंटरशीथ की वेरियस लेयर, विभिन्न लेयर के द्वारा डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के इस मेथड में मोर यूनिफॉर्म, इस मेथड में मोर यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट प्राप्त होता है, लेकिन इसका यूज रेयरली करते हैं, लेकिन इसका यूज रेयरली करते हैं क्योंकि इसमें निम्न ड्रॉबैक होती हैं, क्योंकि इसमें निम्न ड्रॉबैक होती हैं। फर्स्ट की, इसमें शीथ पोटेंशियल फिक्स्ड करने में, शीथ पोटेंशियल फिक्स्ड करने में कॉम्प्लिकेशन होता है या डिफिकल्टी होती है। शीथ पोटेंशियल फिक्स्ड करने में कॉम्प्लिकेशन या डिफिकल्टी होती है। सेकंड लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड केबल लेइंग में
इंटरशीथ के केबल को बिछाना, केबल लेइंग में इंटरशीथ के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी, इंटरशीथ के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी हायर होती है, इंटरशीथ के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी हायर होती है। नेक्स्ट की चार्जिंग करंट के कारण इंटरशीथ में लॉस होता है, चार्जिंग करंट के कारण इंटरशीथ में लॉस होता है। ठीक है, तो चार्जिंग करंट के कारण इंटरशीथ में क्या होगा, लॉस होता है। तो ये डिफिकल्टीज इसके साथ में यहाँ पे होती है, तो इसको रेयरली यूज करते हैं, बट मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसी में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन केबल। तो केबल में कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, सबको पता है। एक हो सकता है ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट सबको पता है कि केबल, ये अपनी केबल है ये, ठीक है, और केबल का कंडक्टर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट फॉल्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ओपन सर्किट फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैपेसिटी टेस्ट। ये 2014-15 में जो हुआ था ना सीएससीबी का एग्जाम, उसमें आया था। ओपन सर्किट फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैपेसिटी टेस्ट। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। दूसरा होता है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट को क्या बोल सकते हो आप, कोर टू कोर फॉल्ट या फेज टू फेज फॉल्ट। ठीक है, कि अपनी जो केबल है यहाँ पे इस प्रकार से 3 कोर केबल है, इसमें कोर के मध्य का इंसुलेशन क्या हो गया, ठीक है, पंचर, तो कोर टू कोर फॉल्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट या कोर टू कोर फॉल्ट। दूसरा हो सकता है यहाँ पे अर्थ फॉल्ट, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कोर टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये कब होगा कि जैसे अपनी केबल है यहाँ पे ये, तो कोर और अर्थ शीथ किस पोटेंशियल पे होती है, अर्थ पोटेंशियल पे, ग्राउंड पोटेंशियल पे, तो इनके बीच का इंसुलेशन क्या हो गया है, पंचर हो गया है, तो क्या हो जाएगा वहां पे, अर्थ फॉल्ट या कोर टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। तो ये 3 टाइप्स के फॉल्ट यहाँ पे होते हैं। अब ये जो 2 फॉल्ट्स हैं, इनके लिए भी यूज करेंगे, इनकी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, फॉल्ट की लोकेशन को किसका यूज करते हैं, तो लूप टेस्ट का यूज करते हैं। इनके लिए किसका यूज करेंगे, लूप टेस्ट का यूज करेंगे। तो लूप टेस्ट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वर्ली लूप टेस्ट और एक होता है मोरी लूप टेस्ट। ठीक है, तो उनको यहाँ पे देखते हैं टेस्ट को कैसे होते हैं ये। सबसे कॉमन फॉल्ट कौन सा हो सकता है बताओ, अर्थ फॉल्ट। कौन सा हो सकता है, अर्थ फॉल्ट। कोर टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेशन, ये इंसुलेशन की थिकनेस है, उसके बाद में क्या होती है, ये शीथ, तो शीथ और कंडक्टर के बीच में क्या होता है, इंसुलेशन। यदि ये इंसुलेशन पंचर हो गया है तो कोर किससे कनेक्ट हो जाएगी, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, कोर टू ग्राउंड फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट उसको बोलेंगे। लूप टेस्ट, ठीक है, उसमें लिखिए केबल में अर्थ फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट
की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए केबल में अर्थ फॉल्ट एंड फेस टू फेस फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए लूप टेस्ट का यूज करते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यहां पे, उसको बोलते हैं मूरे लूप टेस्ट, और एक होता है वर्ले लूप टेस्ट। तो ये दो लूप टेस्ट होते हैं, मूरी एंड वर्ली। ठीक है ना। तो कौन से फॉल्ट के लिए यूज करेंगे इसको? अर्थ फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, है ना, या फेस टू फेस फॉल्ट के लिए इसको यूज करेंगे। तो ये जो दोनों मेथड होते हैं, इनमें हम क्या यूज करते हैं? तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज किया जाता है। फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबको पता है, तो उस मेथड का यूज किया जाता है। और केबल का जो रेजिस्टेंस है, केबल के रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। तो उसमें नोट करिएगा, इसको देखते हैं। फिर उसमें लिखिए लूप टेस्ट में फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड केबल के रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। व्हीटस्टोन है तो रेजिस्टेंस ही है ना, उसमें क्या रहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? रेजिस्टेंस ही होता है ना। तो केबल के रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पे अपन देखेंगे मूरे लूप टेस्ट मेथड, ठीक है, सिर्फ ये समझने के लिए कि कैसे इसमें हम यहाँ पे फॉल्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक केबल है, यहाँ पे अब जो ये केबल है, इस केबल में क्या हो गया है? यहाँ पे फॉल्ट हो गया है। तो मान लीजिए इस एंड पे, इस पॉइंट पे इसमें क्या हो गया है? ये फॉल्ट हो गया है। और ये किससे कनेक्ट हो गई है? यहाँ पे ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है। तो ये कौन सा फॉल्ट हो गया है? यहाँ पे अर्थ फॉल्ट हो गया है। तो अब इस फॉल्ट की लोकेशन को अपने को तो ऊपर से देखने से नहीं समझ में आएगा कहां पे फॉल्ट हुआ है ना। तो फॉल्ट की लोकेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसके लिए सेम जो ये केबल है, सेम साउंड केबल यानी क्या होता है? हेल्दी केबल, ठीक है। तो ये जो केबल है, ये फॉल्टी केबल है, फॉल्टी है, ठीक है। और ये कैसी है? साउंड केबल है। तो साउंड केबल का यूज करेंगे, सेम साउंड केबल। अब सेम साउंड केबल कहां से लाएंगे? तो जैसे कि हम देखेंगे हमारी केबल में कितने कोर होते हैं? 3 कोर्स होती हैं। अब अर्थ फॉल्ट होगा तो कोई एक ही अर्थ फॉल्ट होगा ना, बाकी दोनों कैसी हैं? हेल्दी हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम? साउंड केबल। तो इनको वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब साउंड केबल का यहां पे क्या करेंगे? यूज करेंगे, और लो रेजिस्टेंस या कॉपर वायर से क्या करेंगे? इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या है? लो रेजिस्टेंस कॉपर वायर है। बात समझ में आई? अब इस एंड पे क्या करेंगे हम? इसको व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज करना है आपको। तो यहां पे व्हीटस्टोन बनाना पड़ेगा। ये टेस्ट एंड है, ठीक है। तो इस एंड को क्या बोलोगे आप? टेस्ट एंड। यहां पे टेस्ट कर रहे हैं हम, और इसको बोलेंगे फार एंड,
ठीक है, दूरस्थ पॉइंट। अब इसके बीच में यहाँ पे क्या लगाओगे, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, और क्या करते हैं, पोटेंशियल देते हैं। तो ये पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक स्विच लगाना है, एक स्विच लगा सकते हो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे ऐसा ग्राउंड कर देंगे। तो जब ग्राउंड करेंगे तो ये क्या होगा, इंटरकनेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड करेंगे मतलब क्या होता है, शीथ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। केबल में फॉल्ट हुआ होगा, अर्थ फॉल्ट, तो किससे कनेक्ट हुआ होगा, ये शीथ से कनेक्ट हो गया होगा। तो हम यहाँ पे किसको कनेक्ट करेंगे, बैटरी को, सोर्स को कनेक्ट करेंगे, ईएमएफ सोर्स को, स्विच को, और ईएमएफ सोर्स के नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर देंगे, शीथ से। और ये इस पॉइंट पे हम क्या देंगे, पॉजिटिव। और हमारी केबल के दो टर्मिनल होंगे, एक साउंड केबल का और एक फॉल्टी केबल का। इन दोनों टर्मिनल पे दो रेजिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पे, एक पी एक क्यू। ये कैसे होंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और इस प्रकार से एक अरेंजमेंट बनाएंगे, और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ पे देखें कि ये जो केबल है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कितनी आर्म्स होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो चार रेजिस्टेंस होंगे, पी क्यू, आर के बाद में क्या होता है, एस। तो उस एस को हम क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे, एक्स, ठीक है। कि ये टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम द क्या हो गया, टेस्ट एंड टू फॉल्ट पॉइंट हो गया। और ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहां से इस टेस्ट एंड से लेके फॉल्ट पॉइंट तक का रेजिस्टेंस हो गया आर, ठीक है। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट यहाँ पे करेंगे। अब अपने को पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन में क्या होता है। तो इन बैलेंस कंडीशन, तो जो रेशियो आर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की करंट क्या होती है, 0, और रेशियो आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि पी क्यू एंड आर एक्स ये रेशियो आर्म है, तो इनके रेजिस्टेंस के रेशियो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इक्वल होगी। आई बात समझ में। दूसरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस 1 आर एक्स प्लस 1, है ना, दोनों जगह प्लस 1 करने से कोई चेंज नहीं आएगा कोई भी इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, P प्लस क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, R प्लस एक्स बाई क्या होगा, x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये R और ये क्या हो जाएगा, x, यानी कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक का क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद में यहां पे मानेंगे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस जो है केबल का वो कितना है, R है। तो बोलता है कि इफ resistance of each cable is small r, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच केबल क्या है, यहाँ पे स्मॉल r है। तो यहाँ पे जो ये केबल है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स, ठीक है ना। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हमने माना है कि एक जो केबल है उसका रेजिस्टेंस यदि स्मॉल r है, देन, ठीक है, r प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2r के इक्वल होगी। यदि इसका रेजिस्टेंस है 10, तो इसका रेजिस्टेंस यहां से यहां तक भी 10 होगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से r और x की वैल्यू को हमने क्या मान लिया कि ये किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको अब इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 2r अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे q बाई P प्लस क्यू, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो x क्या है, टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का क्या है, ये रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई। तो टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का रेजिस्टेंस है x। अब यदि यहां पे बोलता है कि इफ द लेंथ, इफ द L is length
ऑफ ईच केबल, तो ईच केबल की लेंथ कितनी है L, देन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो R/L हो जाएगा, ठीक है। यदि एक केबल की लेंथ जो है वो है कितनी 10 मीटर यानी L है, और एक केबल का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है या 20 ओम है, बात समझ में, केबल की लेंथ कितनी है 10 मीटर, केबल का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो पर मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालोगे 20 ओम बाई 10 ओम, 10 मीटर कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 2 ओम पर मीटर, तो क्या बोलोगे इसको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, केबल के रेजिस्टेंस को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पर यूनिट लेंथ यानी प्रत्येक मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब यदि हमको टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम टेस्ट एंड टू फॉल्ट पॉइंट, अभी इस डिस्टेंस को यदि हमको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमको ये रेजिस्टेंस पता है x कि ये रेजिस्टेंस कितना है, यदि ये रेजिस्टेंस कितना है मान लो 100 ओम है, किसकी वैल्यू है ये x की वैल्यू है, और हमको ये पता है कि हमारी केबल का रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम पर मीटर है, अभी बताया कि हमारी केबल का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का हमको पता है कि पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, तो यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर, ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, कहां से टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट। तो यदि हमको टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं कि टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का रेजिस्टेंस कितना है, तो टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, और केबल की पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, तो केबल के पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए। तो यदि हम मान लेते हैं कि टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का रेजिस्टेंस है 100 और केबल की पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है 2 ओम पर मीटर, तो ये कैंसिल होगा, ओम ओम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 50 मीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो हमको पता है x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है q अपॉन p प्लस क्यू इंटू 2r अपॉन r इंटू क्या हो जाएगा l, r और r क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे q अपॉन p प्लस क्यू इंटू क्या हो जाएगा 2l, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस फार्मूले से, ये तो कैलकुलेशन एक बार हमको करना पड़ा, कैलकुलेशन करने के बाद में अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया है ना, अब हमको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हमको जब भी, ठीक है, फॉल्ट पॉइंट को लोकेट करना है तो हम केबल में क्या करेंगे, उसके फॉर एंड को शॉर्ट कर देंगे लो रेजिस्टेंस से, और टेस्ट एंड पे हम क्या करेंगे टू वेरिएबल रेजिस्टेंस पीक्यू कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और इस ब्रिज को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास में गैल्वेनोमीटर की करंट 0 आएगी, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू नोन होगी, ये नोन रेजिस्टेंस है तो इनकी वैल्यू हमको नोन रहती है, तो इनकी वैल्यू आपको नोन है, उस वैल्यू को रख दीजिए क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू क्या कर दीजिए 2l, l यानी केबल की लेंथ का डबल, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस, किसमें आएगा मीटर में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके हमने ये फार्मूला निकाल लिया, अब हमको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके, ठीक है, डिस्टेंस को वहां पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ओके। तो जो कैपेसिटी टेस्ट होता है, इस कैपेसिटी टेस्ट में क्या करते हैं, तो कैपेसिटी टेस्ट इसमें नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें केबल के कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। बात समझ में, जरूरत नहीं है वर्ली वगैरह के लिए, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये दो टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट एग्जाम में आपको नहीं आएंगे, है ना, एग्जाम में टेस्ट नहीं आते हैं, सिर्फ
आपके नॉलेज के लिए बताया कि ये वर्ली या मूरी लूप टेस्ट जो होते हैं इस प्रकार से किए जाते हैं, है ना। तो यहां पे देखेंगे टेस्ट फॉर ओपन सर्किट फॉल्ट लोकेशन। ओपन सर्किट फॉल्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे? कैपेसिटी टेस्ट। तो कैपेसिटी टेस्ट किसे कहते हैं या कैपेसिटी टेस्ट इसे क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम केबल के कैपेसिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये केबल है, तो हमें पता है कि जो केबल होती है कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर में इंसुलेशन और इंसुलेशन के ऊपर में क्या होती है? ये शीट होती है। तो शीट भी मेटल है, कंडक्टर भी मेटल है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है? इंसुलेटर है। तो पता है कि इनके बीच में क्या बन जाता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबको पता है कि इस प्रकार से क्या बनता है यहाँ पे? कैपेसिटेंस बन जाता है, ठीक है, पढ़ चुके हो सिंगल कोर केबल का कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे रहेगा। अब कैपेसिटेंस और केबल की लेंथ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ चुके हैं कि केबल में जो कैपेसिटेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी एंड लेंथ होता है। परसों बताया था ना आपको, रेजिस्टेंस पढ़े थे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। एंड कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ होता है। तो केबल का जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ होता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए ये हमारी जो केबल है, ये केबल क्या हो जाती है? यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाती है, ओपन हो गई है। तो जब ओपन हो गई तो एक लेंथ इसकी ये हो जाएगी L1, एक लेंथ ये हो जाएगी इसकी L2। तो इस सेक्शन का कैपेसिटेंस C1 और इस सेक्शन का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा, ठीक है। तो C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L1 एंड C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L2 होगा, ठीक है। तो यहां पे इन कैपेसिटेंस को यूज करेंगे। हमको क्या निकालना है कि C1 की वैल्यू निकालनी है या आपको L1 की वैल्यू निकालनी है कि इस पॉइंट से, है ना, यहाँ पे ओपन सर्किट हुआ है, ये ओपन, तो ये ओपन सर्किट का डिस्टेंस हमारा कितना है? तो हम क्या ले सकते हैं? इनका रेशियो ले सकते हैं। तो यदि हम देखेंगे कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या होगा? L1 अपॉन क्या हो जाएगा? L2। +1 कर देंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड +1 करेंगे तो C1 बाई C2 +1 हो जाएगा, L1 बाई L2 +1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं C1 प्लस C2 बाई C2, या लिख सकते हैं L1 प्लस L2 बाई L2, ठीक है। अब यदि हमको इसकी वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ये वैल्यू होगी C के बराबर। किसके बराबर होगी? ये C के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? C अपॉन क्या हो जाएगा? C2। ये किसके बराबर होगा? L के। L अपॉन क्या हो जाएगा? ये L2 हो जाएगा, ठीक है। तो L2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो C2 बाई C इंटू क्या हो जाएगी? L, ठीक है। तो केबल की जो टोटल लेंथ है, केबल का जो टोटल कैपेसिटेंस है, ठीक है, और C2 जो है ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है। तो हमको इस कैपेसिटेंस, केबल के कैपेसिटेंस को क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। कैसे मेजर करेंगे? तो केबल को क्या करेंगे हम? पहले डिस्चार्ज कर लेंगे। कैसे डिस्चार्ज कर लेंगे? तो केबल के कंडक्टर और जो अपना शीट होती है दोनों को शॉर्ट कर देंगे। तो केबल के कंडक्टर और शीट को शॉर्ट कर दिए तो केबल का कैपेसिटेंस क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अब उसके बाद में केबल को क्या देंगे? यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। किसके बीच में? कंडक्टर और शीट के बीच में, ठीक है। तो कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर है, उसमें क्या होगा? चार्ज स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब चार्ज स्टोर हो जाएंगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे और उसका जो डिफ्लेक्शन होता है उसके डिफ्लेक्शन के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। तो उसका डिफ्लेक्शन जो होता है ना बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को टच करेंगे तो उससे क्या फ्लो होंगे? इसके चार्ज। ये क्या स्टोर करके रखा है? चार्ज। तो चार्ज उससे क्या होंगे? फ्लो होंगे। तो उसका क्या मिलेगा हमको? डिफ्लेक्शन मिलेगा। इस एंड से चार्ज करेंगे,
फिर से हमको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अपने को ये पता चल जाएगा कि दोनों का सम किसके बराबर होगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। कैपेसिटेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज होता है ना। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ही कैपेसिटेंस है ना, तो वो हमको वहां पे पता चल जाएगा। तो उससे हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करते हैं, पता करते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, ब्रिज का यूज कर सकते हो। कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्रिजेस का यूज करते हैं। तो उन ब्रिज का यूज कर सकते हो, जैसे कि डी शॉर्टी ब्रिज होता है, ठीक है। और कौन सा ब्रिज होता है, शेयरिंग ब्रिज होता है। तो ये कैपेसिटेंस मेजरमेंट के ब्रिज हैं। तो उनसे कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हो केबल के, और कैपेसिटेंस को मेजर करके फिर फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से फॉल्ट की लोकेशन को पता करते हैं। तो इसमें क्या पूछेगा, आपको बस ये याद रखना है कि कैपेसिटी टेस्ट जो है वो क्यों किसमें यूज करते हैं हम, ओपन सर्किट फॉल्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। इसमें केबल के किस पैरामीटर को यूज करते हैं, तो केबल के कैपेसिटेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, या तो ब्रिज का यूज करोगे या फिर क्या यूज करोगे, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट करेंगे पहले। ठीक है, अब लिखिए इसमें, केबल में ओपन सर्किट फॉल्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, केबल में ओपन सर्किट फॉल्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए कैपेसिटी टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट के, इस टेस्ट में फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, फॉल्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए केबल के कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। केबल के कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। केबल के कैपेसिटेंस को, केबल के कैपेसिटेंस को बोथ एंड से, दोनों सिरों से, केबल के कैपेसिटेंस को बोथ एंड से, दोनों सिरों से मेजर करते हैं। इसके लिए एसी ब्रिज, इसके लिए एसी ब्रिज या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब इसके बाद में एक पॉइंट और इसमें है, लेइंग ऑफ केबल। केबल को लेइंग कैसे करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। लेइंग ऑफ केबल, ठीक है। तो केबल को लेइंग कैसे करेंगे, केबल को लेइंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेइंग मेथड। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, ट्रेंच को यहाँ पे डिगिंग करते हैं, ट्रेंच को यहाँ पे खोदते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रेंच है,
नाली है ये, ठीक है। अब ये जो ट्रेंच होती है इसकी जो डेप्थ होती है अलग अलग होती है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड है ये 1.2 मीटर, ये इसकी डेप्थ है। इसकी जो विड्थ होती है वो 45 सेंटीमीटर वाइड होती है, ठीक है। अब ये ट्रेंच बना के इसमें क्या करते हैं, सैंड जो होती है रेत, सैंड बेड इसमें यहाँ पे बनाते हैं। तो ये है यहाँ पे सैंड बेड, सैंड बेड, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या करते हैं, केबल को लेइंग करते हैं। ये है यहाँ पे केबल है। अब केबल को लेइंग करने के बाद में इसके ऊपर फिर से क्या करते हैं, सैंड को फिल कर देते हैं। और सैंड को फिल करने के बाद में इसके ऊपर में यहाँ पे ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होते हैं, उन ब्रिक्स को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लेइंग करते हैं इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेइंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट लेइंग यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे जो केबल को लेइंग जब अपन करेंगे तो इसमें जो ट्रेंच की डेप्थ होती है वो ट्रेंच की डेप्थ अलग अलग वोल्टेजेस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। वैसे पूछा तो नहीं है आज तक कभी, फिर भी एक नॉलेज के लिए यहाँ पे देख लें कि जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है ट्रेंच की। तो डेप्थ ऑफ ट्रेंच ठीक है, तो 1.1 केवी तक के लिए ये होता है 0.45 मीटर प्लस रेडियस ऑफ केबल, रेडियस ऑफ केबल 3.3 से 11 केवी तक के लिए ये होता है 0.75 मीटर प्लस रेडियस ऑफ केबल 22 से 33 केवी के लिए ये होता है 1 मीटर प्लस रेडियस ऑफ केबल एंड 66 केवी के लिए ये होता है 1.2 मीटर प्लस रेडियस ऑफ केबल, ठीक है। तो इतनी जो डेप्थ है वो डेप्थ यहाँ पे इसकी रखी जाती है ट्रेंच। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज करते हैं ओपन एरियाज में, जहां पे एक्सकेवेशन वर्क यानी कि जहां पे नाली वगैरह खोदना इजी होता है, आसान होता है। कंजस्टेड एरिया में इसको यूज नहीं करेंगे, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह है ना, जैसे मार्केट एरिया है, तो वहां पे इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सकेवेशन वर्क करना डिफिकल्ट होता है ना। नाली खोद दोगे तो क्या होगा, मार्केट में सबको दिक्कत होगी, है ना। तो वहां पे इसको यूज नहीं करते हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या होती है, ये सिंपल मेथड है, लेस कॉस्टली। अब अंडरग्राउंड मेथड कॉस्टली तो होते ही हैं, बट ये कैसा है, बाकी की तुलना में लेस कॉस्टली मेथड होता है, ठीक है। बात समझ में आई। केबल जो है सैंड बेड है, तो हीट को क्या कर पाती है, आसानी से वो डिसिपेट कर पाती है, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या होती है, तो इनकी ड्रॉबैक सबको पता है कि केबल को चेंज करना क्या है, डिफिकल्ट है। केबल को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि अल्टरेशन ऑफ केबल क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे जो अपने को केबल के रूट को चेंज करना है, तो केबल के रूट को चेंज करना है तो न्यू एक्सकेवेशन वर्क करना पड़ेगा आपको, तब उसके रूट को क्या कर सकते हो, आप वहां पे चेंज कर सकते हो। फॉल्ट को लोकेट करना डिफिकल्ट होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये सब डिफिकल्टीज इसमें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहले इसकी एडवांटेज लिखिएगा, इसमें लिखिए फर्स्ट सिंपल एंड लेस कॉस्टली, सिंपल एंड लेस कॉस्टली method, simple and less costly method। best condition for dissipation of heat, best condition for dissipation
of heat by cable, बेस्ट कंडीशन फॉर डिसिपेशन ऑफ हीट बाय केबल। ठीक है, बस ये एडवांटेज है, बाकी कुछ विशेष एडवांटेज नहीं है। ड्रॉबैक लिखिए इसके, डिसएडवांटेज, अल्टरेशन ऑफ केबल, अल्टरेशन ऑफ केबल यानी केबल को बदलना, अल्टरेशन ऑफ केबल is difficult, alteration of cable is difficult, high maintenance cost, high maintenance cost, high maintenance cost, high maintenance cost. Next, difficult to locate the fault, difficult to locate the fault, difficult to locate the fault. It cannot be used, it cannot be used in congested areas, cannot be used in congested areas, भीड़ भाड़ वाले एरिया में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड होता है उसको बोलते हैं ड्रॉ इन सिस्टम। तो ड्रॉ इन सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे ये कंक्रीट है, यहाँ पे ये कंक्रीट का ब्रिक्स है, ये कंक्रीट का ब्लॉक है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पाइप को लेइंग किया है। ये पाइप है, कंड्यूट है। ठीक है, ये पाइप लोहे का हो सकता है, ये पाइप सीमेंट कंक्रीट का हो सकता है, बट ये है पाइप। अब इस पाइप में क्या करेंगे, केबल को लेइंग करेंगे। तो इस पाइप के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केबल को लेइंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है जिसमें पाइप के अंदर में केबल को लेइंग की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉ इन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए हो गया, ऐसे पुलिया वगैरह होती है, ऐसे पुलिया वगैरह होती है। ठीक है, तो उसके नीचे से हम इस प्रकार से केबल को लेइंग कर सकते हैं, बात समझ में। या फिर वर्कशॉप होती है, वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो ड्रॉइंग सिस्टम होता है ये कॉस्टली होता है, किसकी तुलना में, डायरेक्ट लेइंग की तुलना में। ठीक है, जो भी डायरेक्ट लेइंग देखे थे ना, उससे कैसा सिस्टम होता है, ये कॉस्टली सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज हम सब जगह नहीं करते हैं। कहां पे करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, है ना, कम दूरी के लिए करेंगे। जैसे कि वर्कशॉप होता है, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग होती है, रोड क्रॉसिंग होती है, तो ऐसी जगहों पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपको कि वर्कशॉप में केबल लेइंग को कैसे करेंगे, तो उसके लिए ड्रॉइंग सिस्टम का यूज करेंगे, पाइप के अंदर से केबल को लेइंग करेंगे। तो जब हम इस प्रकार का सिस्टम यूज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, अनआर्मर्ड केबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनआर्मर्ड केबल का मतलब क्या होता है कि इसमें आर्मर का यूज नहीं करेंगे, तो कॉस्ट क्या हो जाती है, केबल की कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम की ड्रॉबैक एक ही है कि इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई। इसकी एडवांटेज क्या है, आप केबल को आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। इसको केबल को आप खींचोगे बाहर निकल जाएगी वो, है ना, दबी हुई नहीं है, तो केबल खींचने से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो केबल को चेंज करना क्या होता है, आसान होता है। केबल अपनी हीट को भी क्या करेगी, इजिली डिसिपेट कर पाएगी, आसानी से उत्सर्जित कर पाएगी। तो ये सब इसकी यहाँ पे एडवांटेज होती है, बट दिक्कत यही है, कॉस्ट इसकी हाई है। तो याद रखिए, यदि पूछता है रेलवे क्रॉसिंग में या फिर वर्कशॉप में किस मेथड का यूज करेंगे, तो ड्रॉइंग सिस्टम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, इस मेथड में केबल को
पाइप या कंड्यूट, पाइप या कंडुइट, पाइप या कंडुइट में लेइंग करते हैं, पाइप या कंडुइट में लेइंग करते हैं। यह मेथड कॉस्टली होता है, यह मेथड कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज शॉर्ट डिस्टेंस, इसलिए इसका यूज शॉर्ट डिस्टेंस, यह मेथड कॉस्टली होता है इसलिए इसका यूज शॉर्ट डिस्टेंस जैसे वर्कशॉप, रोड क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग आदि में करते हैं, आदि में करते हैं। इसकी एडवांटेज देखिए, फर्स्ट देखिए रिपेयर, रिपेयर एंड अल्टरेशन, रिपेयर, रिपेयर एंड अल्टरेशन of cable are easy, repair and alteration of cable are easy. Next, less costly, less costly unarmored cable can be used, less costly unarmored cable can be used. ठीक है, लेस चांस ऑफ फॉल्ट, लेस चांस ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट होने का चांस इसमें कम होता है। ठीक है, एक लास्ट सिस्टम और है, उसको बोलते हैं सॉलिड सिस्टम। नॉर्मली इसका यूज करते नहीं है, फिर भी देख लेते हैं सॉलिड सिस्टम। तो सॉलिड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो इस सॉलिड सिस्टम को यहां पे देखेंगे तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से कंक्रीट की डक्ट बनाते हैं, नाली बनाते हैं। तो ये ओपन डक्ट है कंक्रीट की, इसमें क्या करते हैं, केबल को डायरेक्ट लेइंग कर देंगे और लेइंग करने के बाद में इसके ऊपर में कंपाउंड होता है, बिटुमिनस या एस्फाल्टिक कंपाउंड होता है, उसको फिल कर देते हैं। तो जैसे डांबर देखियो, डांबर होता है, तो डांबर क्या होता है, बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस, ठीक है, या फिर एस्फाल्टिक कंपाउंड होता है। तो इस कंपाउंड को यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है, और फिल करने पर ये जब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, जैसे डाबर देखियो, है ना, जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और सूखने के बाद क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो वैसे ही ये भी हो जाएगा यहाँ पे। तो केबल को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है, केबल चेंज करना इसमें पॉसिबल नहीं होगा। हीट जो जनरेट होगी वो यहीं रहेगी, उसको ये डिसिपेट नहीं कर पाएगा। और ये जब हम यहाँ पे केबल लेइंग करते हैं उस समय जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए वो फेवरेबल होनी चाहिए, मीन्स एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। जैसे बारिश का मौसम है तो उसमें आप ये केबल लेइंग नहीं कर सकते हो। यदि बारिश के मौसम में हम केबल लेइंग कर दिए तो मॉइस्चर इसके अंदर में, इसके चारों तरफ रह जाएगी, जो कि धीरे धीरे इंसुलेशन को क्या करेगी, डैमेज करेगी। तो इसलिए ये जो मेथड होता है, इस मेथड को नॉर्मली यूज आजकल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड याद रखिए, बिटुमिनस या एस्फाल्टिक कंपाउंड का यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा, इस मेथड में
ओपन ट्रेंच खुली नाली, ओपन ट्रेंच में केबल लेइंग करके, ओपन ट्रेंच में केबल लेइंग करके उसे बिटुमिनस या एस्फॉल्टिक कंपाउंड से कवर करते हैं, उसे बिटुमिनस या एस्फॉल्टिक कंपाउंड से कवर करते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक लिखिए इसकी। फर्स्ट की मोर एक्सपेंसिव मेथड, नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर एंड फेवरेबल वेदर कंडीशन, ठीक है, फेवरेबल वेदर कंडीशन। नेक्स्ट की लास्ट एक लाइन है बस, पुअर हीट डेसिपेशन ठीक है, तो हीट डेसिपेशन कैसा रहेगा, इसमें पुअर होगा। तो एक पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, आजकल इस मेथड को यूज नहीं करते हैं, तो ये जो मेथड है इसको आजकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाले का फोटो खींच के ना उसमें डाल दो, अपना ऐप वाला जो ग्रुप है ना, ऐप में जो मैसेज करते हो